Use headphone for better experience. आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इतिहास के एक बहुत ही जटिल हिस्से का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ, और यह अध्ययन केवल कुछ तारीखों या राजाओं के नाम रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे सामने जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जी। वे हमें 1597 से लेकर 1955 तक के मेवाड़ के पूरे सफर पर ले जाते हैं। मतलब ये कूटनीति, संघर्ष और वास्तुकला की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। और इस चर्चा का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये समझना है कि कैसे मेवाड़ के शासकों ने मुगलों और फिर बाद में अंग्रेजों के दौर में अपने राज्य की रक्षा की। हाँ, और सिर्फ रक्षा ही नहीं की, बल्कि उसी उथल-पुथल के बीच कला और संस्कृति का भी विकास किया। सही कहा। मतलब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने युद्ध के मैदान और नेगोशिएशन टेबल दोनों जगह अपनी दूरदृष्टि का इस्तेमाल किया। तो चलिए सबसे पहले इसे मुगल मेवाड़ संबंधों के नजरिए से देखते हैं। महाराणा प्रताप के बाद जब 1597 में महाराणा अमर सिंह प्रथम ने गद्दी संभाली तो हालात बहुत मुश्किल थे। दशकों के युद्ध ने राज्य को पूरी तरह से थका दिया था। बिल्कुल। और स्रोतों से पता चलता है कि जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को, जिसे बाद में शाहजहां कहा गया, उसे मेवाड़ अभियान पर भेजा था। हाँ, और सामंतों के भारी दबाव में आकर अंततः अमर सिंह को मुगलों के साथ समझौता करना पड़ा। 5 फरवरी 1615 को ये मुगल मेवाड़ संधि हुई। और यहाँ एक बात है, इस 1615 की संधि को इतिहास में अक्सर एक हार की तरह पेश किया जाता है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये हार नहीं बल्कि राज्य को बचाने की एक बेहद व्यावहारिक कूटनीति थी, एक तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट। कैसे मतलब? इसकी शर्तें क्या थीं? शर्तें बहुत ही चतुराई से तय की गई थी। पहली शर्त ये थी कि मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। जबकि उस समय राजपूत राज्यों और मुगलों के बीच वैवाहिक संबंध बहुत आम बात थी। बिल्कुल। दूसरी शर्त ये रखी गई कि महाराणा स्वयं कभी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी जगह युवराज जाएंगे। और तीसरी शर्त जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी, वो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत से जुड़ी थी। जी, किला मेवाड़ को वापस तो मिल गया, लेकिन शर्त थी कि उसकी मरम्मत नहीं होगी, ताकि वो भविष्य में किसी विद्रोह का केंद्र न बन सके। इस पूरी कूटनीति पर उस समय के अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो का एक कथन दस्तावेजों में मिलता है। जी। उन्होंने लिखा था कि महाराणा को समझौते से अधीन किया गया था, न कि बल से। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद 1620 में जब महाराणा करण सिंह शासक बने तो वे मुगल दरबार में जाने वाले पहले मेवाड़ युवराज बने और उन्हें वहाँ 5000 का मनसबदार बनाया गया। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। जी। ये मनसबदार शब्द दस्तावेजों में बार बार आता है। जी। उस समय इसका असल मतलब क्या था? मुगल प्रशासन में मनसब एक पद या रैंक होता था। ये किसी अधिकारी का रुतबा और उसकी सैन्य ताकत तय करता था। तो 5000 का मनसबदार होना मतलब मुगल पदानुक्रम में एक बहुत ही उच्च श्रेणी का अधिकारी होना। आज के संदर्भ में आप इसे एक बहुत प्रभावशाली कैबिनेट रैंक या बड़े सैन्य जनरल के बराबर मान सकते हैं। ये तो उन्हें सम्मानजनक स्थिति देने की एक कूटनीति थी। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना होती है। 1622 में शाहजहां यानी खुर्रम अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और मजेदार बात यह है कि उसे शरण कहाँ मिलती है? उसी मेवाड़ में जिसे वो कभी हराने आया था। बिल्कुल। कर्ण सिंह ने उसे पिछोला झील में बन रहे जगमंदिर में पनाह दी। ये तो वही बात हो गई कि कोई अपराधी भागकर उसी के घर में छिप जाए जो कभी उसके पीछे पड़ा था। हाँ, राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते। पर यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिकी। 1652 में महाराणा राज सिंह गद्दी पर बैठे और उन्होंने बिल्कुल आक्रामक रणनीति अपनाई। उन्होंने 1615 की संधि को तोड़ते हुए चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत शुरू करवा दी, जिसे शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजकर रुकवाया। हालांकि बाद में औरंगजेब ने राज सिंह को 6000 का मनसबदार बनाकर रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन टकराव तो होना ही था। 1669 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का प्रसंग सामने आ गया। जी, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार औरंगजेब राजकुमारी चारुमती से शादी करना चाहता था, पर महाराणा राज सिंह ने आगे बढ़कर उनसे विवाह कर लिया। ये तो सीधे मुगल बादशाह को चुनौती देना था। औरंगजेब इससे बहुत नाराज हुआ, पर असली वैचारिक टकराव तब शुरू हुआ जब 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का अभियान चलाया और 1679 में जजिया कर लगा दिया। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर था।
और राज सिंह ने इसका खुलकर विरोध किया। इसी विरोध में उन्होंने एक बहुत ही अनोखी रणनीति अपनाई जिसे टीका दौड़ कहा गया। हाँ, ये रणनीति किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। राज सिंह ने पारंपरिक शिकार के बहाने अपनी सेनाएं निकाली और मुगल छावनियों पर अचानक गुरिल्ला हमले कर दिए। दरीबा, मांडल, बनेड़ा और शाहपुरा जैसी चौकियों को लूटा गया। इसी का नतीजा था 1680 का उदयपुर युद्ध, जिसे औरंगजेब ने खुद लीड किया था। लेकिन राज सिंह और मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ ने मिलकर मुगलों के इस विशाल आक्रमण को पूरी तरह विफल कर दिया। ये सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत और उनकी पत्नी हाड़ी रानी से जुड़ी है। ये इतिहास की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक है। रतन सिंह औरंगजेब की सेना से युद्ध के लिए जा रहे थे। उनकी नई नई शादी हुई थी हाड़ा सरदार संग्राम सिंह की पुत्री सिहुल कंवर से, जिन्हें हम हाड़ी रानी के नाम से जानते हैं। युद्ध में जाने से पहले रतन सिंह का मन विचलित था। एक तरफ मातृभूमि की रक्षा और दूसरी तरफ पत्नी का प्रेम। इसी कश्मकश में उन्होंने अपनी पत्नी से एक निशानी मांगी। राजस्थानी में इसे सेनानी कहते हैं, ताकि वो युद्ध के मैदान में उसे देखकर प्रेरणा ले सके। लेकिन हाड़ी रानी ने जो किया वो सर्वोच्च बलिदान की मिसाल बन गया। सहल कंवर को लगा कि उनका मोह उनके पति को कमजोर कर देगा, इसलिए उन्होंने बिना हिचकिचाए अपना सिर ही काटकर निशानी के तौर पर भिजवा दिया। ये उस दौर के मातृभूमि के प्रति समर्पण का चरम था। कवि मेघराज मुकुल जी की कविता की वे पंक्तियां याद आती हैं। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। ये बलिदान शौर्य का प्रतीक बन गया। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि मेवाड़ का इतिहास केवल युद्ध और बलिदान तक सीमित नहीं है। यहीं पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है। लगातार चल रहे युद्धों के बीच भी वास्तुकला और कला का एक स्वर्ण युग चल रहा था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वास्तुकला केवल शौक नहीं था, ये सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का एक तरीका था। जैसे कर्ण सिंह ने जगमंदिर की शुरुआत की, और ये केवल उदयपुर तक सीमित नहीं था। कोटा में महारानी ब्रज कंवर ने किशोर सागर जलाशय और जगमंदिर बनवाया। महाराणा जयसिंह ने जयसमन झील का निर्माण करवाया। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने जगीश में मंदिर बनवाया, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं। और अपनी धाय माँ नौजबाई के सम्मान में उन्होंने धाय मंदिर बनवाया। ये सामाजिक कृतज्ञता का बहुत सुंदर उदाहरण है। और जब औरंगजेब के समय मंदिरों को खतरा था, तब महाराणा राज सिंह ने कांकरौली में द्वारिकाधीश और सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्तियों को सुरक्षित स्थान दिया, जिससे मेवाड़ वैष्णव धर्म का एक बड़ा केंद्र बन गया। इसके अलावा चित्रकला और उद्यानों में भी काम हो रहा था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय सहेलियों की बाड़ी और वैद्यनाथ मंदिर बने, और मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना भी उसी दौर का है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने पिछोला झील में जग निवास महल बनवाया, और उन्होंने हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। साथ ही उन्होंने अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए। ये धार्मिक सौहार्द का बड़ा उदाहरण है। लेकिन मुगल काल के बाद जब हम 19वीं सदी में आते हैं तो एक नया अध्याय शुरू होता है, ब्रिटिश काल। मराठों के आक्रमणों से राज्य कमजोर हो चुका था। महाराणा भीम सिंह के समय का कृष्णा कुमारी विवाद भी एक बड़ा संकट था। और राज्य को बचाने के लिए 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों के आने के बाद प्रशासन में कई बदलाव हुए। 1841 में महाराणा सरदार सिंह के समय मेवाड़ भीलकोर यानी MBC का गठन हुआ। और इसी दौर में एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक तथ्य सामने आता है। 1842 में महाराणा स्वरूप सिंह के समय के स्वरूप शाही सिक्के। ये कूटनीतिक यथार्थवाद का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। सिक्कों की एक तरफ लिखा था चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ लिखा था दोस्ती लंदन। जिन महाराणाओं ने मुगलों की अधीनता नहीं मानी, वे अब सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवा रहे थे। ये बदलती दुनिया के साथ खुद को ढालने की निशानी थी। स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया और कई सामाजिक सुधार भी लागू किए। स्रोतों के अनुसार उन्होंने 1844 में कन्यावध, 1853 में डाकन प्रथा और 1861 में सती प्रथा पर रोक लगाई। लेकिन यहाँ दस्तावेजों में एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। आप इंजोबाई की घटना की बात कर रही हैं? जी हाँ। एक तरफ स्वरूप सिंह सती प्रथा पर बैन लगाते हैं और दूसरी तरफ उनके निधन पर उनकी अपनी पासवान इंजाबाई सती हो जाती हैं। ये विरोधाभास क्यों? ऐतिहासिक दृष्टि से इसे निष्पक्ष होकर देखना होगा। पासवान वे महिलाएं होती थीं जिन्हें रानी के करीब का दर्जा मिलता था। इंजाबाई का सती होना मेवाड़ में सती की अंतिम दर्ज घटना है। तो क्या ये कानून और सामाजिक मान्यताओं के बीच का टकराव था? बिल्कुल।
कानून अंग्रेजों के दबाव या आधुनिक सोच से बन गया था, लेकिन समाज को मानसिक रूप से उसे स्वीकार करने में समय लग रहा था। ये काफी कुछ स्पष्ट करता है। इसके बाद आधुनिक प्रशासन की शुरुआत होती है। 1869 में महाराणा शंभू सिंह ने महकमा खास नामक न्याय अदालत बनाई और महाराणा सज्जन सिंह ने 1877 में इजलास खास और 1880 में महिंद्राज सभा का गठन किया। इसी समय पत्रकारिता भी शुरू हुई। सज्जन यंत्रालय नाम का छापखाना खुला और 1879 में सज्जन कीर्ति सुधारक अखबार छपने लगा। साहित्य और विचारों का भी बड़ा दौर था। स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर आए और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इतिहासकार श्यामल दास, जिन्हें कविलाजा कहा जाता था, उन्होंने मेवाड़ का प्रामाणिक इतिहास वीर विनोद लिखा। अंतिम चरण में जब हम आते हैं तो महाराणा फतेह सिंह के समय ड्यूक ऑफ कनाट उदयपुर आए और उनके नाम पर कनाट बांध की नींव रखी गई, जिसे आज हम फतेह सागर झील कहते हैं। और अंततः अंतिम महाराणा भोपाल सिंह, जिन्हें एकीकरण के समय महाराज प्रमुख बनाया गया। हमने मुख्य मेवाड़ वंश की बात की, लेकिन गुहिल वंश की अन्य शाखाओं ने भी अपना विस्तार किया था। जी, वागड़ शाखा की स्थापना सामंत सिंह ने की थी। बाद में डूंगर सिंह ने डूंगरपुर बसाया। महारावल उदय सिंह के समय वागड़ बट गया। पृथ्वीराज डूंगरपुर के शासक बने और जगमाल बांसवाड़ा के प्रथम शासक बने। इसके अलावा प्रतापगढ़ शाखा राणा मोकल के पुत्र क्षिम सिंह से शुरू हुई और शाहपुरा शाखा की स्थापना 1631 में अमर सिंह प्रथम के पोते सुजान सिंह ने की। इन सभी शाखाओं ने मेवाड़ की पहचान को अलग अलग हिस्सों में जिंदा रखा। अगर हम इन सभी ऐतिहासिक स्रोतों का निष्कर्ष निकालें तो ये सफर केवल तलवारों के खनक का नहीं है। मुगलों से लोहा लेने से लेकर दोस्ती लंदन के सिक्के ढालने तक, ये समय के साथ खुद को ढालने की कहानी है। एक सफल राज्य को आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाना ही पड़ता है। यही इसका सबसे बड़ा सबक है। ये सोचना सच में दिलचस्प है कि अगर मेवाड़ के शासकों ने बदलती परिस्थितियों के साथ अपनी कूटनीति नहीं बदली होती, कभी कड़ा संघर्ष तो कभी समझौते का रास्ता नहीं अपनाया होता, तो क्या वे अपनी उस अनूठी वास्तुकला और संस्कृति को बचा पाते? क्या ये हमें नहीं सिखाता कि एक सफल नेतृत्व के लिए आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच सही संतुलन होना कितना जरूरी है? इस विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों की ऐसी ही गहरी पड़ताल के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहें।